आज के लेक्चर के अंदर, कंप्यूटर साइंस के आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी हैं। ठीक है, लॉजिक्स तो हमारी डेवलप हुई हुई है, कुछ बेसिक्स पढ़ के फिर मैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की तरफ जाऊंगा, जिसमें हम लोग मॉड्यूल्स बनाना सीखेंगे, जिसको प्रोसीजर्स या फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो उससे पहले बेसिक बातें हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास जब हम बात करते हैं ना डेटा की, तो डेटा दो तर्ज का होता है। ठीक है, एक होता है वेरिएबल डेटा और एक होता है कांस्टेंट डेटा। ठीक है, जो वेरिएबल की दुनिया का डेटा होता है, ये इनफैक्ट चैप्टर नंबर आपका 8वां चैप्टर आप कह सकते हैं कि स्टार्ट हुआ है। ठीक है, लास्ट चैप्टर है प्रोग्रामिंग का। इसके बाद जोन सा है, इसके बाद हमारा लॉजिक गेट और डेटाबेस रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, कुछ होते हैं हमारे इसके अंदर वेरिएबल्स और कुछ होते हैं हमारे कांस्टेंट्स। वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यूज थ्रू आउट प्रोग्राम चेंज कर सकती हैं। ठीक है, इनके नाम मीनिंगफुल नेम्स होते हैं, हम अपनी मर्जी से रखते हैं। ठीक है, वैल्यूज कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, और इनकी वैल्यूज डज नॉट चेंज, values does not change even if we want to change them, we cannot change. ठीक है, values can be changed during the program execution, values does not change। दोनों का जो डिफाइन करने का तरीका है वो मुख्तलिफ है। वेरिएबल को डिफाइन किया जाता है लफ्ज किसके साथ, डिक्लेयर my number, declare my number as integer, ऐसे इसको डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, लेकिन और यहाँ पे ये जो my number है ये क्या है, इट इज अ वेरिएबल। इसकी टाइप क्या है, वेरिएबल नेचर का है, वेरिएबल नेचर है इसकी। ठीक हो गया ये। और ये जो माय नम है ना, इट इज द आइडेंटिफायर, माय नम इज द आइडेंटिफायर। ये जो माय नम है, नाम जो रखते हैं, इस नाम को कहा जाता है, ये नाम क्या है, आइडेंटिफायर है ये उसका। ठीक है ये बात। और इसके साथ ये जो सी चीज है, ये है उसकी डेटा टाइप है उसकी। बाकी एज और डिक्लेयर का जो लफ्ज है, ये है पार्ट ऑफ द सिंटेक्स। सो बिफोर यूजिंग एनी वेरिएबल वी डिक्लेयर इट्स डेटा टाइप। बिफोर यूजिंग, किसी भी वेरिएबल को इस्तेमाल करने से पहले आप उसको डिक्लेयर करेंगे। तो इसका मतलब है कि सबसे पहला काम डिक्लेरेशंस का होता है। जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सारों को हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करने का तरीका इज लिटिल डिफरेंट। कॉन्स्टेंट्स को डिक्लेयर करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे कांस्टेंट, आप लिखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट के बाद आप अपने आइडेंटिफायर का नाम लिखते हैं। लेट से आपने आइडेंटिफायर का नाम लिखा है, आइडेंटिफायर का नाम क्या है, मिसाल के तौर पे पाई। आइडेंटिफायर का नाम क्या है, पाई। आप इसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो आपने इस पाई वाले आइडेंटिफायर को वो वैल्यू भी देनी है वो वैल्यू देनी है जो इनफैक्ट पाई के अगेंस्ट हर जगह पे इस्तेमाल होगी। तो मिसाल के तौर पे इसकी वैल्यू आप इसको देते हैं 3.14 आप देते हैं। तो अब पाई की जो नेचर है वो कैसी बन गई है, पाई की नेचर है कांस्टेंट की।
अब इसके इस बिहेवियर को कोई भी चेंज नहीं कर सकता, अब इसके इस बिहेवियर को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है कि नहीं? अब इसके कांस्टेंट के बिहेवियर को नोबडी कैन चेंज। ठीक है ये बात कि नहीं? नाउ ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी वैल्यू होगी, किसको कॉरेस्पॉन्ड करेगी? पाई को। अब ये जो सा है ना पाई, व्हाट इज पाई? अब ये आइडेंटिफायर यूजर की अपनी चॉइस का हो सकता है, नाम आप इसकी जगह पे एक्स रख लें, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट है इट इज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। कांस्टेंट क्या है? पार्ट ऑफ द सिंटैक्स है। ये बात समझ आ रही है? कांस्टेंट इज पार्ट ऑफ द सिंटैक्स, ठीक है। नहीं, कांस्टेंट में वी डू नॉट मेंशन डेटा टाइप। यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन की जाती है, यहाँ पे हम डेटा टाइप मेंशन नहीं करते, ठीक है। तो आज हमारे टॉपिक के अंदर वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट्स हैं, एंड तीसरे नंबर पे आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। आज हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, ठीक है। ठीक है ये बात कि नहीं? और ये चीज आपने याद रखनी है कि जो पाई है ये इनफैक्ट रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस वक्त। तो ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, स्ट्रिंग के साथ मैनिपुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो जब हम डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो डेटा टाइप्स हमारे पास डेटा की टाइप्स, द डेटा दैट इज यूज्ड इन अ प्रोग्राम, व्हिच फैमिली डज द डेटा बिलोंग्स टू। समटाइम देयर आर मल्टीपल फैमिलीज, जिसमें से जो हम लोग पढ़ते हैं पहली फैमिली आती है इंटीजर्स की, जो कि सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स हैं, ठीक है। इंटीजर्स कौन से वाले होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। लिख लें अपने साथ ब्रैकेट में, इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। लिखें, इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स। Positive and negative whole numbers that can use mathematical operators as well. That can use mathematical operators as well. That can use mathematical operators as well. दूसरे नंबर पे आता है रियल नंबर्स। दूसरे नंबर पे क्या आते हैं? रियल नंबर्स आते हैं। कौन से नंबर्स आते हैं? रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स कौन से होंगे? देखिए, इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विद अ फ्रैक्शनल पार्ट। इट्स अ पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर विद अ फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट। पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर विद अ फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल स्लैश डेसिमल पार्ट। अनु समझ आ रही है? पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स विद अ फ्रैक्शनल या डेसिमल पार्ट, ठीक है। फुल स्टॉप। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कैन ऑल्सो बी अप्लाइड ऑन देम। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, डिव, कैरेट, ब्रैकेट्स, इंट, ठीक है। ये बात समझ आ रही है सारों को? ओके। तीसरे नंबर पे आता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, CHAR. It is a variable or constant that has a single character only. It can be a variable or constant that is a single character only. That is a single character only. आपको पता है नंबर की इनिशियलाइजेशन कैसी होगी? आपको नंबर की इनिशियलाइजेशन पता है ना? सिंपल, सम इक्वल टू 0। रियल की इनिशियलाइजेशन कैसी होगी? फॉर एग्जांपल, एवरेज इक्वल टू 0 लिखेंगे आप। 0.0 लिखें तब भी दुरुस्त है, 0 लिखें तब भी दुरुस्त है।
सम में 0.0 लिखने की तुक नहीं बनती, क्योंकि सम की टाइप क्या है? इंटीजर। एवरेज की टाइप क्या है? रियल। तो एवरेज को 0 लिखो या 0.0 लिखो, बात एक ही। कोई वैल्यू, इनिशियल वैल्यू देनी, मतलब 5 भी देना हो ना तो 5 भी दे सकते हैं, 5.0 भी दे सकते हैं एवरेज को। सम को सिर्फ क्या देंगे आप? 5 ही देंगे। अगर आपने एवरेज को 5.9 देना, दे सकते हैं। सम को 5.9 नहीं दे सकते, क्योंकि 5.9 सम में इसलिए नहीं जा सकता, सम इंटीजर बिलोंग करता है, इंटीजर फैमिली से बिलोंग करता है। कैरेक्टर की इनिशियलाइजेशन कैसी होगी? है जेंडर इज इक्वल्स टू एम लिखकर सिंगल कोटेशन मार्क्स में उसको इनकैप्सुलेट करना है। समझ आ रही है? बाकी फॉर्मेट सारा उसी तरह का रहता है, डिक्लेयर जेंडर एज CHAR, ठीक है। लेकिन इनिशियलाइजेशन करनी होगी ना। अब नोट करो इन तीनों में फर्क क्या है? क्या फर्क है तीनों में? हाँ, डिक्लेयर, इसमें इनिशियलाइजेशन में क्या फर्क है? हाँ, एक फर्क आ गया, एक में नंबर्स और दूसरे में कैरेक्टर आ गया, और कॉमास का फर्क है मेन। इसमें मेन किस चीज का फर्क है? कॉमा का। जेंडर एक कैसा वेरिएबल है? कैरेक्टर का है। अगर इसको आपने 0 देना हुआ ना तो ये 0 भी कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा। आपको पता है सम को जो 0 दिया गया है, 0 की आस्की वैल्यू इस्तेमाल नहीं हुई, 0 इटसेल्फ इस्तेमाल हुआ है, मैथमेटिकल 0 इस्तेमाल हुआ है। कैरेक्टर के पास जो ये 0 दिया है, ये 0 नहीं इस्तेमाल कर रहा, 0 की आस्की वैल्यू। क्योंकि देखें ना, अब वो तो टेक्सटिंग मोड में चली गई है बात, अभी कैलकुलेटर मोड से बात ऊपर की बात हो गई है। टेक्स्ट समझ आता है ना? टेक्स्ट इज नॉट अ कैलकुलेटर मोड। कैलकुलेटर में बटन दबाते हैं तो उसको पता होता है कि मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पावर ब्रैकेट इंट डिव मॉड इस तरह की कोई चीज करनी है। लेकिन जब आप टेक्स्ट में जाके लिखते हैं तो वो कैलकुलेटर नहीं होता, वो तो जस्ट एक मैसेज की तरह से होता है। तो कैरेक्टर एक ऐसा डेटा टाइप है जो एट अ टाइम ओनली सिंगल कैरेक्टर्स को कंसीडर कर रहा होता है। अगर आप इनको इनिशियलाइज करेंगे, आपको इनिशियलाइज यानी कि इफ यू आर गिविंग अ वैल्यू टू इनिशियलाइजेशन या बोलें असाइनमेंट, जब आप असाइन कर रहे हैं कोई भी एक वैल्यू कैरेक्टर वाले वेरिएबल को, तो आपको उसको सिंगल कोटेशन मार्क में लिखना पड़ेगा। कितने कोटेशन मार्क्स में? सिंगल कोटेशन मार्क्स में आपको लिखना पड़ेगा। बात नहीं समझ आ रही मेरी? आ रही है समझ सारों को? गुड। कैरेक्टर का क्लियर हो गया। कैरेक्टर वैसे मेमोरी में 1 बाइट कंज्यूम करता है, क्योंकि आस्की वैल्यू भी 1 बाइट की होती है, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है आपका स्ट्रिंग। चौथे नंबर पे कौन आता है? स्ट्रिंग। चौथे नंबर पे कौन आता है? स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग क्या करता है? इट कैन ऑल्सो बी अ वेरिएबल और इट कैन ऑल्सो बी अ कांस्टेंट। इट कैन हैव मिनिमम 1 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम so many कैरेक्टर्स, जितने मर्जी आप। अच्छा हाँ, एक और बात कैरेक्टर में, जैसे आपने सम को आप इनिशियल वैल्यू 0 देते हैं, एवरेज को आपने भी 0 दे दी। अगर आप कैरेक्टर को भी इनिशियल वैल्यू देना चाहते हैं ना, तो आप एम्प्टी वैल्यू उसको देंगे। क्या वैल्यू देंगे? एम्प्टी या नल वैल्यू पास ऑन करेंगे। नल वैल्यू क्या होती है? लाइक पासिंग नथिंग, जहां से कहानी शुरू हो ना। जैसे सम में कहानी 0 से शुरू होती है ना, कहानी 0 से शुरू होती है ना, एवरेज में भी कहानी 0 से शुरू होती है। अगर आप जेंडर में कहानी 0 से शुरू करवाते हैं तो आप, मतलब कोई एक वेरिएबल, इनफैक्ट अ वेरिएबल स्टार्टिंग विद अ नल वैल्यू, तो आप सिंपली क्या करेंगे उसके लिए? इन्वर्टेड कोमास ओपन एंड देन इन्वर्टेड कोमास क्लोज। इट इज एन एम्प्टी वैल्यू। तो स्ट्रिंग में भी जब आप वैल्यू देते हैं ना, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग पास करते हैं। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होगी? लेकिन स्ट्रिंग और कैरेक्टर में यह फर्क है, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। String can have 1 or more characters at a time. Character can only have 1 character. समझ आ रही बात? ये नहीं तो स्ट्रिंग के इनिशियलाइजेशन या असाइनमेंट का यह फर्क होगा, वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखी जाएगी। किसमें? डबल में। लिखें जल्दी से। स्ट्रिंग कैन बी अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट that can have 1 or several characters in length. It's a variable or a constant that can have 1 or several characters in length. One or several characters in length. When it has no characters, then it is known as an empty string.
when it has no characters, then it is known as an empty string. इस वक्त ये किसकी एग्जाम्पल है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है? इट इज एन एम्प्टी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? एक एम्प्टी स्ट्रिंग हो जाएगी। ये समझ आ रही है बात कि नहीं? सबकी इनिशियलाइजेशन देखिए, नो कोमा, सिंगल कोमा, डबल कोमास, डबल इन्वर्टेड कोटेशन मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने कोई और वैल्यू देनी है, मिसाल के तौर पे नेम इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल आपने इसको एक वैल्यू देनी है, तो आप इसको किस में लिखेंगे? डबल इन्वर्टेड कोमास में आप लिखेंगे इसको। सही है ये बात कि नहीं? सो दिस वन इज एम्प्टी स्ट्रिंग एंड दिस वन इज एन इनिशियल वैल्यू गिवन टू द नेम, ठीक है। इवन इफ यू आर असाइनिंग समथिंग यू विल डू इट द सेम इन द सेम वे। राइट साइड की वैल्यू आपको पता ना हमेशा किसको असाइन होती है? लेफ्ट साइड वाले आइडेंटिफायर को। लेफ्ट साइड वाले किसको? आइडेंटिफायर को। क्लियर हो रही है बात? सिर्फ इन दोनों के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं, बाकी मैथमेटिकल ऑपरेटर ना स्ट्रिंग पे अप्लाई होता है और ना कैरेक्टर पे अप्लाई होता है। ऑल्दो इसमें आप नंबर्स भी एंटर कर सकते हैं, बट numbers are not treated as numbers, but they are considered as characters. One key press is considered as a character. It can be uppercase, lowercase, characters, alphabets, alphanumeric, numerics. Numerics are also considered as string. You cannot add numeric values if the data type is followed as string. ठीक है? समझ आ रही है एमन के नहीं? आमना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक वेरिएबल था, नेम को आपने क्या पास कर दिया? 59, इट इज रॉन्ग। अब ये क्या हो जाएगा? अब क्या हो गया? ये करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि नाम की डेटा टाइप क्या थी? स्ट्रिंग। इफ यू आर गिविंग इट 59, तो 59 इज नॉट 59, it will be read as 59. It will be read as 59 because 5 is a single character having nothing to do with the 9. 9 is another character, nothing to do with anything else. क्लियर हुई मेरी बात? और इस जनरल एग्जांपल में यू कैन राइट एनीथिंग इन नेम सच एज this is a good example of a string value. Like it can have small letters, capital letters, alphanumeric, numerics and the other things. क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? ऑल कैरेक्टर्स लिख लें अपने पास, स्ट्रिंग की एक बात लिख लें। कैरेक्टर्स कैन बी लेटर्स, अल्फाबेट्स कैन बी लेटर्स, डिजिट्स, कैरेक्टर्स कैन बी लेटर्स, digits, letters, digits, or any letters, digits, or any printable symbol. ठीक है? ये लिख लें, does not support arithmetic calculations. Does not support arithmetic calculation. पांचवी डेटा टाइप कौन सी आती है? फिफ्थ वन इज बूलियन। बूलियन वेरिएबल्स का एक और नाम भी था, क्या था? फ्लैग्स। ठीक है, Boolean variables are also known as flags. Boolean variable can have only two values. Only two values. Either their identifiers, लिखें, Boolean variables can have only two values. लिखें, Boolean variables can have only two values. लिख लिया? That is true or false. That is true or false. Boolean variables can have only two values, that is true or false. That is true or false.
Boolean variables are also known as flags. Its variables are sometimes known as flags. ठीक है ये बात क्या नहीं? एनी कंफ्यूजन जी? यहां तक क्लियर हो गया? पॉज करें जी। सवाल ये कि क्या हम बूलियन में ब्लैक एंड व्हाइट को स्टोर करा सकते हैं, पास एंड फेल को स्टोर करा सकते हैं? तो मेरा आंसर क्या है? नहीं करा सकते। लॉजिक अलबत्ता डेवलप की जा सकती है किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां पे दो वैल्यूज हों, हाँ या ना, ट्रू या फॉल्स, ब्लैक और व्हाइट, पास और फेल, कम और गो, स्टैंड और सिट। जब कभी भी आपके पास इस तरह की दो ऑप्शंस हों तो आप उन सिचुएशंस में बूलियन का वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी एनालॉजी डेवलप कर लेना। ट्रू का मतलब है यस, फॉल्स का मतलब है नो। तो जब कभी आप प्रोग्राम में ट्रू फॉल्स कंसीडर कर रहे होंगे तो आपको खुद पता होगा कि इन फैक्ट ट्रू इज फॉर पास, फेल इज फॉर फॉल्स इज फॉर फेल, ट्रू इज फॉर यस, फॉल्स इज फॉर फेल, ट्रू इज फॉर स्टैंड या फॉल्स इज फॉर सिट, ट्रू इज फॉर कम, फॉल्स इज फॉर गो। यू कैन मेक द लॉजिक इन दिस वे। अपने तौर पे आप ऐसी लॉजिक इसकी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है ये बात कि नहीं? तो जो वेरिएबल अपने पास वैल्यू स्टोर कर सकता है वो सिर्फ ट्रू फॉल्स कर सकता है। तो ये बातें आप सुन रहे हैं, दिस डिस्कशंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, द डिस्कशंस आर इंपॉर्टेंट। अच्छा, आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट काउंट कंट्रोल्ड लूप्स, प्री कंडीशन लूप्स, पोस्ट कंडीशन लूप्स। पोस्ट कंडीशन लूप्स, पॉज ना करें आप, खामोश हो थोड़ा सा, आवाज आपकी मेरे तक आ रही है। पोस्ट कंडीशन लूप्स, फिर देन वी डिड टोटलिंग एंड काउंटिंग। देन वी डिड व्हाट? टोटलिंग एंड काउंटिंग। टोटलिंग क्या थी? टोटलिंग क्या थी? टोटलिंग इज, इट इज लाइक यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज। दो डिफरेंट तरीकों में इस्तेमाल होती है। एक तरीका अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, दूसरा नहीं पढ़ा हम लोगों ने। जो एक तरीका हम लोगों ने पढ़ा है वो कौन से वाला है? जस्ट नंबर्स का टोटल करना। तवज्जो रखें, नंबर्स का क्या करना? टोटल करना। उसके लिए हम एक जनरल स्टेटमेंट पास ऑन करते हैं, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस नम। ये वाला फिनोमेना कौन सा होता है? इट इज नोन एज व्हाट? हाँ, इसको टोटलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? टोटलिंग बोलते हैं। काउंटिंग क्या होती है? काउंटिंग क्या होगी? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस वन हो गया, तो ये फिनोमेना किसका है? ये अब काउंटिंग का है। निशानी क्या होती है टोटलिंग की और काउंटिंग की? काउंटिंग में क्या होता है? कुछ प्लस वन होता है या माइनस वन। हर दफा सेम वैल्यू जब आ रही हो, ऐड होके या किस तरह से लिखी हो, डिक्रीमेंट भी तो हो सकता है। ये भी क्या होगा? ये भी काउंटिंग कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है? काउंटिंग। जिस तरह से स्टॉक के अंदर कुछ चीजें हैं आपके पास, नंबर ऑफ, हर दफा जब सुपरमार्केट से एक चीज सेल हो जाती है, हर दफा जब सुपरमार्केट से एक चीज सेल होती है तो उसके वो अपने पास स्टॉक में क्या करेगा? नंबर ऑफ स्टॉक इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टॉक माइनस वन। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? काउंटिंग। समझ आ रही है? टोटलिंग की एक और मिसाल क्या है? x is equals to x plus num. What is this? This is also, although variables are not user friendly, but still it is known as what? Counting. ठीक है ये बातें क्यों बताई जाती हैं? क्योंकि हमारे पास जब इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, काउंटिंग, टोटलिंग, वेरिएबल, कांस्टेंट, these data types, वो मुख्तलिफ कॉलम्स में वैल्यूज लिखता है और उनके अगेंस्ट उनकी एग्जांपल्स लिखता है। कहता है मैच करवाएं कौन सी किसके साथ बिलोंग कर रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात कि नहीं? कौन सी वाली किस चीज के साथ बिलोंग कर रही है। गॉट इट? समझ आ रही है कि नहीं? अब आते हैं जरा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। अब आते हैं जरा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ।
हम लोग ना अब जोन सा है प्रोग्राम ओ लेवल्स की प्रोग्रामिंग की एक बिल्कुल न्यू डोमेन में एंटर होने वाले हैं। आज तक हम लोगों ने बेसिक लॉजिक्स को डेवलप करना सीखा था, ठीक है। अब हम जाएंगे किसकी तरफ, जरा बुनियाद अभी बताऊंगा। हम जा रहे हैं अभी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की तरफ। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग वो वाली प्रोग्रामिंग होती है जिस तरह जब आप एक बड़े टास्क को डिवाइड करते हैं तो छोटे छोटे सब टास्क के अंदर उसको कन्वर्ट करते हैं, और हर सब टास्क को फर्दर ऑन डिवाइड किया जाता है मजीद स्मॉलर सब टास्क के अंदर, और उन सब टास्क को फर्दर डिवाइड किया जाता है। तो एक वो जो मॉड्यूल होता है, एक एक पूरा जिस ब्लॉक को आपने बनाया था जिसको फर्दर डिवाइड किया जाता है, वो एक ब्लॉक का अपना एक कोड होता है। उस कोड का ताल्लुक बाकियों के साथ नहीं होता, वो कोड अलग होते हैं, लेकिन ये सारे कोड मिलाकर बड़े प्रोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। हायरार्की में जो सबसे टॉप वाला प्रोग्राम होता है जिसको डिवाइड करके छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए गए थे, और हर मॉड्यूल एक अलग काम कर रहा है। जैसे आपको अगर मैं 25 क्वेश्चंस की असाइनमेंट दूं और बोलूं दिस इज असाइनमेंट नंबर 1, आपका जो मेन प्रोग्राम होगा वो असाइनमेंट नंबर 1 होगा, और नीचे क्या होंगे, छोटे छोटे मॉड्यूल 1 2 3 4 5 6 7 8 25 मॉड्यूल्स आप बनाएंगे। अब मॉड्यूल नंबर 1 क्या करेगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करेगा। मॉड्यूल नंबर 2 क्या करेगा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 करेगा। अगर हम 25th क्वेश्चन में जाकर, मुझे अगर 25th क्वेश्चन में जाके क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा से जरूरत है ना, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का एक टाइटल रखा होगा। क्या रखा होगा, टाइटल, यानी उसका एक नाम रखा होगा। मैं उसका कोड दोबारा नहीं लिखूंगा वहां पे जाके। अगर मुझे 25th क्वेश्चन में दोबारा मुझे पुराने किसी भी मॉड्यूल के कोड की जरूरत पड़ जाए, बात समझ आ रही है कि नहीं, मुझे पुराने 25वें सवाल पे जाके पुराने किसी क्वेश्चन के कोड की जरूरत पड़ जाए तो वो कोड मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ पुराने मॉड्यूल का नाम रख के उसको कॉल कर लूंगा वहां पे। तो वो नेचुरली पूरे का पूरा कोड ऑटोमेटिकली फेच हो जाएगा। पूरे का पूरा कोड क्या हो जाएगा, फेच हो जाएगा उसके अंदर। मुझे दोबारा से कोड लिखने की जरूरत उसमें नहीं पड़ेगी। बात समझ आ रही है मेरी कि नहीं, मुझे दोबारा से कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ख्याल है बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज फाइन। क्यों जी, दोबारा से मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे एक फायदा मिलता है हमें रीयूजेबिलिटी का। किसका, रीयूजेबिलिटी का। मेन जो प्रोग्राम होता है ना हमारा, उसके अंदर बहुत कम कोड लिखा जाएगा। सारा कोड कहां पे लिखा जाएगा, मॉड्यूल्स के अंदर। जिस मॉड्यूल की जरूरत होगी सिर्फ उसको इंपोर्ट कर लेंगे, बाकियों को हम रहने देंगे। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे रियल कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। किस तरह से, जैसे मिसाल के तौर पे आप लोगों ने डिवाइस ड्राइवर्स का नाम सुना होगा। आप लोगों ने डिवाइस ड्राइवर्स का नाम सुना होगा। अब डिवाइस ड्राइवर क्या चीज होती है, कोड होता है कि नहीं, कोड होता है ना। अब कुछ डिवाइसेस इस तरह की हैं जिसको जो रीयूज हो रही होती है, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स उनके ड्राइवर्स को इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ कंपोनेंट्स उनके ड्राइवर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो कोड तो उनका एक ही जगह पे लिखा होता है, लेकिन वो क्या हो रहे होते हैं, वो कोड रीयूज हो रहा होता है। वो कोड क्या होता है, रीयूज हो रहा होता है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं। इन तमाम रीयूज होने वाले कोड्स को क्या कहा जाता है, लाइब्रेरी रूटीन्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको लाइब्रेरी रूटीन्स कहते हैं। रूटीन मुख्तलिफ एक नाम है। वो रूटीन हम बोलते हैं, हमारा जो आज का जो काम है वो है लाइब्रेरी रूटीन्स का बोल लें, या बिल्ट इन फंक्शंस का नाम दे दें। अभी जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, मॉड्यूल्स होते हैं, इनको रूटीन भी कहा जाता है। रूटीन्स किसको कह सकते हैं आप, मॉड्यूल्स को भी कह सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूल्स बोल लें। मॉड्यूल्स क्या होते हैं आपके, वो टास्क्स होते हैं जिसको फर्दर ऑन डिवाइड किया जाता है और सब रूटीन्स बनाई जाती हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं, सब मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। जैसे स्ट्रक्चर डायग्राम में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको दिखाया था सेटिंग्स, क्लॉक, याद है कि नहीं, क्लॉक, मैसेजेस, फोन, गैलरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फाइल्स। फिर मैंने क्लॉक को खोला था तो क्लॉक में मजीद 4 मॉड्यूल्स आ गए थे।
वर्ल्ड क्लॉक, टाइमर, स्टॉप वॉच, अलार्म। अलार्म को खोला था तो मजीद 3-4 मॉड्यूल आ गए थे, सेट अलार्म, रिंगटोन, स्नूज टाइम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो सारे क्या होते हैं, वो सब रूटीन्स होते हैं। तो मॉड्यूल्स बोले या रूटीन्स बोले, एक ही बात है वो। ठीक है, रूटीन कंप्यूटर का नाम है, मॉड्यूल भी खैर कंप्यूटर का ही नाम है। लाइब्रेरी किसको कहा जाता है आपकी दुनिया में? जहां पे ढेर सारी किताबें हो, आप अपनी मर्जी की किताब उठा के क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर में भी ढेर सारे कोड लिखे हुए होते हैं, उसमें से अपनी मर्जी का एक कोड या उसका जो भी नाम था वो हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी जरूरत थी। लाइब्रेरी क्या है? इट्स अ बैंक ऑफ ऑल द रिटन routines, written codes which are already written. That is why it is known as what? Built in. Something built in का मतलब क्या होता है? एक होता है built in, एक होता है user defined. यूजर प्रोग्रामर डिफाइंड मतलब एक हम अपने रूटीन्स खुद बनाते हैं, अपने प्रोग्राम्स, अपने मॉड्यूल्स हम खुद बनाते हैं, और एक ऐसे मॉड्यूल्स है जो कंप्यूटर ने हमें पहले से दे दिए हैं। एक कंप्यूटर ने हमें क्या कर दिया है, पहले से हमें दे दिया है। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही? आ रही है सारों को कि नहीं? तो वो जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं वो कंप्यूटर ने, अच्छा उससे फायदा पता है क्या होता है? हमें दोबारा से उसका कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट उसकी फंक्शनैलिटी यूज करनी है। जैसे इंट था, इंट का कोड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इंट क्या था बस आपको पता होना चाहिए। इंट क्या करता है? डेसिमल पार्ट को उड़ा देता है। समझ आ रही है मेरी बात के नहीं? इस तरह बहुत सारे हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं। क्लियर है मेरी बात के नहीं? तो रूटीन्स या मॉड्यूल्स की जब बात की जाती है, ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टास्क्स। तो टास्क्स को आप क्या नाम दे सकते हैं? सब रूटीन्स भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? सब रूटीन्स। सब रूटीन्स की बाय द वे दो टाइप्स होती हैं। एक टाइप को कहा जाता है प्रोसीजर्स और दूसरी को कहा जाता है फंक्शंस। एक को कहा जाता है प्रोसीजर्स, एक को कहा जाता है फंक्शंस। एक क्या होता है? प्रोसीजर, और एक क्या होता है? फंक्शंस। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे एक काम, कौन से वाला? बिल्ट इन फंक्शन का। ये थोड़ा सा लेंथी काम है, इट टेक्स सम टाइम, ठीक है लेकिन आसान कॉन्सेप्ट है ये। अब जब हम बिल्ट इन फंक्शंस की बात करेंगे, बिल्ट इन फंक्शंस कौन से वाले होते हैं? दोज पीस ऑफ कोड्स या दोज पीस ऑफ प्रोग्राम्स, दोज प्रोग्राम्स whose code is already written error free, which is error free and robust, शॉर्टेस्ट पॉसिबल कोड उसका, एफिशिएंट मोस्ट कोड उसका लिखा हुआ होगा। दोस प्रोग्राम्स हुज कोड इज ऑलरेडी रिटन व्हिच इज एरर फ्री एंड रोबस्ट। द प्रोग्रामर ओनली यूजेस देयर प्रोग्रामर्स only uses them, the programmers only use them in their program logics. ये क्या करते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस perform some operations. Built-in functions perform some operations on the data that we provide them, and then these functions return us, and then these functions return us the answers, returns us the answer.
perform some operations on the data that we provide them and then they return us the answers. ये हमें सिर्फ क्या दे देता है? आंसर. हम इसको वैल्यूज देते हैं, ये हमें आंसर दे देता है. फंक्शनलिटी कैसे हो रही है हमें उससे जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कोड इज ऑलरेडी रिटन. कोड कैसा होगा इसका? एरर फ्री भी होगा, एफिशिएंट भी होगा. ठीक है, और वो कोड क्या है? कोड इज ऑलरेडी रिटन भी है, पहले से लिखा हुआ है कोड. यू डू नॉट नीड टू राइट द लॉजिक बाय योरसेल्फ, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. दो तरह के बिल्ट इन फंक्शंस हैं, एक स्ट्रिंग फंक्शंस है, स्ट्रिंग हैंडलिंग वाले फंक्शंस है, एक है अरिथमेटिक फंक्शंस है. पहला हम लोग करेंगे बिल्ट, फर्स्ट टाइप की जो सी है वो है स्ट्रिंग हैंडलिंग बिल्ट इन फंक्शंस. स्ट्रिंग हैंडलिंग बिल्ट इन फंक्शंस. ठीक है जी, स्ट्रिंग हैंडलिंग बिल्ट इन फंक्शंस. नंबर 1 इज लेंथ वाला फंक्शन. नंबर 1 इज लेंथ वाला फंक्शन. लेंथ क्या करता है? इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग वैल्यू. स्ट्रिंग हैंडलिंग में हमसे स्ट्रिंग वाले वेरिएबल्स के ऊपर या स्ट्रिंग वाली वैल्यूज के ऊपर हम बात करेंगे. ठीक है, इट रिटर्न्स क्या चीज? इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ characters in a string value या variable. in a string value या variable. for example, length उज़ैर अगर आप लिखेंगे, यह हमें क्या रिटर्न करेगा? 1 2 3 4 5, ये हमें रिटर्न करेगा. इट रिटर्न्स 5. ये क्या रिटर्न करता है? हमें 5 रिटर्न करेगा. ठीक है, कैसे 5? इट काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर. ठीक है, सही है ना? इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स काउंट करके बताएं मुझे. कितने हैं जी? इट रिटर्न्स बताएं. 33 नहीं है, 31 है. क्या आपने डेसिमल काउंट किया? नहीं. क्यों? डेसिमल भी काउंट करना था ना. 20 से स्टार्ट करें, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है, ये भी स्पेस है. कितने हो गए? कितने हो गए? 33 होते हैं. कितने हो गए? 33. ये हमें क्या रिटर्न करेगा? 33 रिटर्न करेगा. अच्छा, इसमें ना आप एक और चीज भी कर सकते हैं. आप एक वेरिएबल लिखें, माई स्ट्रिंग. माई स्ट्रिंग को क्या वैल्यू दे दी आपने? हेलो वर्ल्ड. माई स्ट्रिंग को क्या वैल्यू दे दी आपने? हेलो वर्ल्ड. अब यहां पर आप क्या करें? ये पहली एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, ये तीसरी एग्जांपल है. अच्छा, यहां पे आप क्या कर लें? आप लेंथ के अंदर क्या लिख दें? आप माई स्ट्रिंग लिख दें. क्या माई स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाएगा? नहीं, क्योंकि माई स्ट्रिंग क्या है? इस वक्त वेरिएबल है. कांस्टेंट तो मैंने लिखा ही नहीं है ना, साथ कांस्टेंट लफ्ज नहीं लिखा, तो वैसे ही इनिशियलाइज किया स्ट्रिंग को ना, एक वैल्यू दी है. इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स होंगे? कितने हैं? 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11, इट रिटर्न्स 11। समझ आई सारों को कि नहीं? लेंथ सिर्फ किस पर इस्तेमाल होती है? लेंथ के अंदर यहां पर हमेशा क्या चीज लिखी जाएगी? स्ट्रिंग ओनली, बाकी कुछ भी नहीं डाल सकते आप इसके अंदर। क्या डालेंगे? जस्ट स्ट्रिंग, जस्ट स्ट्रिंग। क्या चीज? जस्ट स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग के दो तरीके हैं, या तो वेरिएबल अगर इस्तेमाल करोगे हुज़ैफा उस्मान सतार तो बगैर डबल इन्वर्टेड कॉमास के इस्तेमाल करें। अगर आपने एग्जैक्ट वो स्ट्रिंग इस्तेमाल करनी है तो आप ये करें। अच्छा मुझे बताएं इसमें इसका क्या मतलब, इसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे? दोनों में फर्क बताएं, इस वाली एग्जांपल में और लास्ट एग्जांपल में फर्क बताएं। लास्ट एग्जांपल में और इसमें फर्क क्या है? ये क्या है? दिस इज अ वैल्यू एंड दिस इज अ वेरिएबल। वेरी गुड, दोनों में ये फर्क है, ठीक है। विदाउट डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे तो वो वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, विद डबल इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे तो वो वैल्यू ट्रीट, वो वेरिएबल नहीं होगा फिर। तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं? ये क्या रिटर्न करेगा आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 नहीं 8 8, ठीक है। यहां तक क्लियर हो रहा है सारों को कि नहीं? यह आ गया हमारा पहला स्ट्रिंग हैंडलिंग का बिल्ट इन फंक्शन। दूसरा है जी सब स्ट्रिंग का। दूसरा कौन सा वाला है? सब स्ट्रिंग का। समझ आ रही है कि नहीं? ये क्या करता है? इट रिटर्न्स अस पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग, इट रिटर्न्स पार्ट ऑफ या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग वेरिएबल या वैल्यू। इट रिटर्न्स group of characters from a string, value or variable. For example, फॉर्मेट क्या होता है इसका? आप लिखते हैं यहां पे, आपने अपनी स्ट्रिंग लिखी, सबसे पहले स्ट्रिंग की वैल्यू लिखी या वेरिएबल लिखा, फिर आप यहां से स्टार्ट करते हैं, हाँ यहां से स्टार्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहां पे 3 लिखते हैं और 3 के बाद हम लिखते हैं 6, 3 लिखते हैं और 6 लिखते हैं। 3 कौन सा है ये जरा देखिएगा। अब यहां पे जब इसको मैं नंबरिंग दूंगा ना 1 2 3, अच्छा इधर नहीं देता, यहां पे देता हूं, पाकिस्तान पूरा लिख लेते हैं। पाकिस्तान यहां पे लिख देता हूं। ये इसकी नंबरिंग करता है यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। समझ आ रही है बात कि नहीं? इसके बाद ये वाली जो सी वैल्यू है, जो पहला यहां पे आप इंडेक्स पास करते हैं इसको, दैट इज द स्टार्टिंग इंडेक्स। इट टेल्स यू द स्टार्टिंग इंडेक्स। हमने इस पूरी स्ट्रिंग में से एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना है। ये भी लिख सकते हैं आप सब स्ट्रिंग का, यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट, यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट वन or many characters, used to extract one or many characters from a string, used to extract one or many characters from the string। ठीक है, तो तरीका होना चाहिए, कुछ ना कुछ एक फॉर्मेट होना चाहिए। यहां पे सबसे पहले क्या आएगा? यहां पे आपके पास आएगा स्ट्रिंग,
दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स, और ये क्या चीज है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स। इट टेल्स यू द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम स्टार्टिंग इंडेक्स। तीसरे कैरेक्टर से 6 कैरेक्टर्स उठाने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। 6 क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स to extract from starting index, number of characters to extract from starting index, number of characters to extract from starting index, ठीक है जी, number of characters to extract from starting इंडेक्स। अब स्टार्टिंग इंडेक्स इसका था कौन से वाला, 3, और 3 के बाद आपने 6 कैरेक्टर्स आगे जाने हैं। कितने कैरेक्टर्स आगे जाने हैं, 6 कैरेक्टर्स। किस तरफ, 6 कैरेक्टर्स टूवर्ड्स राइट। अगर आप 3 के बाद 1 लिखेंगे तो इट विल जस्ट गिव यू व्हाट, के। 2 लिखेंगे तो क्या देगा आपको, के आई। 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आगे जाता रहेगा। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको हमेशा क्या रिटर्न करेगा, बताएं मुझे, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न्स क्या, बताएं, KISTAN, KISTAN। समझ आ रही है कि नहीं आ रही, क्लियर हुआ, एग्जाम्पल समझ आई, नहीं अपनी मर्जी नहीं ना करनी, वो तो जस्ट लुटी मारनी हो ना आपने तब अपनी मर्जी का नाचेंगे, अदरवाइज प्रोग्रामिंग में नहीं करेंगे ऐसा। मुझे सर अपने नाम के आखिरी 6 कैरेक्टर्स, 6 नहीं 5 कैरेक्टर्स निकाल के दिखाओ। नाम में 5 कैरेक्टर है ही नहीं है, क्यों, टीटू नाम है आपका, 4 है, चले आखिरी 2 कैरेक्टर्स निकाल रहे हैं मेरे लिए, आखिरी 2 कैरेक्टर्स निकाल के दिखाएं नाम के। हो गया, आपने, कोई भी बच्चा मुझे अपना नाम बताए, हाँ, मोइस, आप क्या लिखेंगे, सबस्ट्रिंग MUIZ, कोमा, लास्ट 2 कैरेक्टर्स आपको चाहिए। आपके नाम में है 1 2 3 और 4। आप स्टार्ट करेंगे कहां से, 3 से, और क्या लिखेंगे 2। ये आपको क्या चीज दे देगा, IZ रिटर्न करेगा ये आपको, ठीक है, इट विल रिटर्न IZ। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं, अनदर एग्जांपल, नेम में क्या स्टोर करा लें, योर नेम, कैसे, MUIZ यहां पर स्टोर करवा लें, और तब आखिर में क्या लिख लें, इसके साथ सबस्ट्रिंग लिखें, और सबस्ट्रिंग के साथ, सॉरी, सबस्ट्रिंग ब्रैकेट नेम कोमा 3 कोमा 2, ठीक है। अच्छा ये लिख लिया, और ये आपको क्या चीज रिटर्न करेगा, I और Z देगा ना। आप IZ एक किस में स्टोर करा लें, टेम्प स्ट्रिंग के अंदर, टेम्प स्ट्रिंग के अंदर, और यहां पे नीचे क्या करा लेना, आउटपुट टेम्प स्ट्रिंग करा लेना। यानी IZ अब किस में सेव हो जाएगा, ये जो पूरा फंक्शन है ये पहले सॉल्व होगा, जैसे नहीं आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो फंक्शन हमेशा क्या करता है, कुछ प्रोसेसिंग करता है, एंड इट रिटर्न्स यू एन आंसर बैक। फंक्शन का लिखें अपने पास,
piece of code that performs some processing on the data, that performs some processing on the data and returns back with an answer. And returns back with an answer. देखिए नजर आ रहा है स्क्रीन पर. And returns back with an answer. ठीक है ये बात क्या नहीं? तो फंक्शन खास एक ऐसा ग्रुप ऑफ मॉड्यूल है, कोड है, जिसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है डेटा के ऊपर, और ये हमेशा हमें क्या चीज करता है? रिटर्न्स बैक विद एन आंसर. ठीक है, हमेशा हमें आंसर वापस करता है. बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सबको आ रही है? क्लियर हुआ बच्चों? हाँ वो कर सकते हैं, मसला नहीं. वो अपने जो भी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस उस पर लग सकता है. वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ना, नेम में स्टोर होगा, आप नेम के साथ आप काम करेंगे. अगर आपने कॉम लिखना है, आगे कॉम निकालना है, नहीं उसमें ये वाला फंक्शन नहीं ना बच्चे. इस तरह तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपके सिलेबस में उतने नहीं है. ठीक है, हम सब कुछ बहुत सारा कुछ कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन अभी मैंने वही देखा था, सिलेबस में वो नहीं है. एएस में जाओगे फिर थोड़े और ऐड हो जाएंगे. ठीक है, अभी सिर्फ बेसिक्स है. ये सबको समझ आया? यहां पर आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं? यहां पर क्या लिख सकते हैं? वैल्यू या वेरिएबल. वैल्यू आएगी तो डबल इन्वर्टेड कॉमास में, वेरिएबल आएगा तो बगैर इन्वर्टेड कॉमास में. फिर एक और चीज आती है जिसमें आप पता क्या करते हैं? आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज के अंदर? कैपिटल लेटर में चीज को कन्वर्ट कर देते हैं. उसका तरीका क्या है? उसका तरीका भी देख लें. इफ यू वांट टू कन्वर्ट समथिंग इनटू अपर केस, तो आप क्या करेंगे? कितने हो गए थे जी? 2 हो गए. तीसरा कौन से वाला आता है? यू केस वाला आता है. तीसरा कौन से वाला आता है? यू केस. इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल लेटर्स इनटू अपर केस. यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल लेटर्स of string into upper case. U case, मोइस का जवाब क्या आएगा? बताओ मोइस. MUI Z रिटर्न कर देगा. ठीक है, अगर आपने लिखा हो U केस, ये लिखा हो तो ये क्या रिटर्न करेगा आपको? रिटर्न्स आई लव पाकिस्तान. ठीक है, यहां पे आ जाएगा फुल स्टॉप है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप. ठीक है, क्लियर हुई? इसी तरह से यू कैन ऑल्सो पास वेरिएबल एज वेल एज द वैल्यू. ठीक है, समझ आई कि नहीं आई? इसके आर्ग्यूमेंट्स. अच्छा एक और चीज, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो कहानी लिखी होती है ना, ब्रैकेट में जो लिखी होती है, इसको क्या कहते होते हैं? पैरामीटर्स भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. ठीक है, ये क्या चीज है? यह है फंक्शन का आइडेंटिफायर है. ये क्या है? फंक्शन का आइडेंटिफायर. जैसे वेरिएबल का भी एक आइडेंटिफायर होता है ना, इसी तरह ये फंक्शन का आइडेंटिफायर जो आइडेंटिफाई करवा रहा है कि ये क्या काम करेगा. यू केस के पैरामीटर्स कितने होते हैं? 1. इसके पैरामीटर्स कितने होते हैं?
3। लेंथ का पैरामीटर कितने होते हैं? एक। लेंथ एक होता है उसके अंदर, ठीक है। सब स्ट्रिंग के सिर्फ 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। यू केस का ये भी लिख सकते हैं आप, यू केस, यहां पे क्या लिख लें आप? नेम लिख लें, समझ आई? और इसको किस में सेव करवा दें दोबारा? नहीं, नेम में ही करा दें। किस में करा दें? तो नेम, अगर ऊपर आपने इनपुट किया हुआ था नेम, मिसाल के तौर पे इनपुट क्या हुआ है, फॉर एग्जांपल इनपुट किया हुआ है बच्चे ने क्या? हेलो। इनपुट क्या किया हुआ बच्चे ने? हेलो। तो नहीं, नेम तो वो तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल के अंदर की वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करके उसी वेरिएबल में स्टोर करवाएगा। यहां पे आप क्या लिख देते हैं? आउटपुट नेम। ये किसमें, अब इसका नेम का आंसर क्या आएगा? नेम किसके बराबर चल गया? अब सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिर कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैपिटल लेटर्स में। समझ आ रही मेरी बात के नहीं? इसी तरह से चौथा है, अगर कोई चीज पहले से अपर केस में कन्वर्टेड होगी ना तो वो आखिर में भी अपर केस में रहेगी। इसी तरह से चौथा है आपके पास एल केस का, सेम है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट एवरी कैरेक्टर इनटू लोअर केस। यूज्ड टू कन्वर्ट every character into lower case, used to convert every character into lower case। समझ आई कि नहीं आई? ये आ जाएगा एल केस, ये रिटर्न करेगा आपको क्या चीज? हेलो। एज सिर्फ कैपिटल था, वो भी स्मॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ आई? या इसमें आपने पास कर दिया उसको नेम, और नेम में क्या पड़ा हुआ था? नेम में क्या पड़ा हुआ था? अयान। ये क्या रिटर्न कर देगा? इसको इसे कन्वर्ट कर देगा, स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। बात समझ आई? कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स